हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद ए के चौहान में। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आज हम इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं इंट्रावीनस एनेस्थीसिया को। ये हमारा पार्ट 2 है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, उसके टाइप्स बताए थे, इंडक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें बताई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप पहले उस क्लास को देखें, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो ये बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रावीनस एनेस्थीसिया का पार्ट 2 हम आज देख रहे हैं, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द जनरल एनेस्थीसिया। ये क्या होता है, ठीक है, ये समझेंगे कि जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। बस इसका ओवरव्यू मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दे दिया था, यहां पर मैं आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इसका दूंगा। अगला आता है कि इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगला बैलेंस्ड एनेस्थीसिया क्या होता है टर्म, इसको यहां पर समझेंगे। और जब भी आप एनेस्थीसिया जो है डॉक्टर दे रहे हैं तो उस दौरान क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, वो सारी चीजें हम इस क्लास में समझेंगे। देखो, जनरल एनेस्थीसिया होता क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब पूरा बॉडी हमको क्या करना हो, पूरा बॉडी जो है हमें अनकॉन्शियस करना हो या कहें पूरा बॉडी रिलैक्स करना हो, जब भी पेशेंट्स को जीए दे दिया जाता है तो जो सर्जन्स हैं वो बॉडी में कहीं भी सर्जरी कर सकते हैं। रीजनल में एक पार्टिकुलर रीजन में ही सर्जरी कर पाते थे, ठीक है। जनरल में जब पूरा बॉडी क्या होता है, पूरा बॉडी अनकॉन्शियस हो जाता है, पूरा बॉडी पेशेंट्स का जो है सेंसलेस हो जाता है, कहीं पर उसको कोई भी सेंसेशन फील नहीं होगा, ठीक है। तो जनरल एनेस्थीसिया तभी दिया जाता है जब क्या हो, या तो अपर लिम्ब की सर्जरी की जरूरत पड़ी हो या फिर पूरी बॉडी में कहीं भी इंटरफेयर सर्जन को करना हो, तब हम जो है उस केस में क्या करते हैं, जनरल दे देते हैं, ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। अब देखिए, कंफ्यूजन रहता है कि एनेस्थीसिया की स्पेलिंग क्या होती है, ANAES होता है या फिर ANESTHESI होता है। तो अगर आप यूके की लैंग्वेज में देखेंगे तो यूके में जो इंग्लिश फॉलो होती है वहां पर जो स्पेलिंग है वो है ANAESTHESI, जबकि यूएस में जनरल एनेस्थीसिया में ANES आता है, सिर्फ यहाँ पर ए नहीं होता। दोनों अपने आप में सही है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सही कौन सा है गलत कौन सा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये क्या है, ये जनरल एनेस्थीसिया इज ए मेथड ऑफ मेडिकली इंड्यूसिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। किसी को आपको बेहोश करना है मेडिकली, आप उसको अगर कर रहे हैं तो इसको हम बोल देते हैं जनरल एनेस्थीसिया। दैट रेंडर्स अ पेशेंट अनअराउजेबल इवन विद पेनफुल स्टिमुलाई। इससे होता क्या है, ये क्या करते हैं, हम जानबूझकर किसी को बेहोश कर रहे होते हैं जिससे कि सर्जरी के दौरान उसको पेन ना हो। तो वही यहां पर बताया कि अगर आप पेनफुल स्टिमुलस भी अगर आप पेशेंट्स को देंगे तब भी पेशेंट्स क्या होगा, वो पेशेंट जो है उठेगा नहीं, जगेगा नहीं, ठीक है। दिस इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है जी का, इसको हम अचीव कैसे करते हैं, दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका ये है कि या तो हम क्या करें, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स जो हम पढ़ रहे थे जिसमें बारबिट्यूरेट नॉन बारबिट्यूरेट था, या तो हम उनको एडमिनिस्टर करें। दूसरा तरीका हो सकता है इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक्स के साथ। इनहेलेशनल एजेंट्स जो होते हैं हमारे, जिसमें आइसोफ्लुरेन, डैसफ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन जो बेसिकली यूज किए जाते हैं, ये तीनों है। तो जब भी पीडियाट्रिक पेशेंट होता है तो आपने कई बार देखा भी होगा, पहले उसको थोड़ा सा जो है इनहेलेशनल एजेंट्स जो है दिया जाता है, उसके बाद ही पेशेंट्स को जो है बच्चे को कैनोल लगाते हैं जिससे उसको ज्यादा पेन ना हो। तो दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, जी एडमिनिस्टर किया जा सकता है, जनरल एनेस्थीसिया का इफेक्ट अचीव किया जा सकता है। पहला तरीका भाई एडमिनिस्ट्रेटिंग या तो इंट्रावीनस एनेस्थेटिक या फिर इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक। एक लाइन में कहूं तो जी का मतलब होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है खत्म हो जाए, वो हमारा जी का जो है इफेक्ट होता है, ठीक है। अब एक जी की जब भी बात आती है तो एक टर्म आता है बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। बैलेंस्ड एनेस्थीसिया क्या होता है वो हम इसको समझेंगे। ये जो टर्म है ना, बैलेंस्ड एनेस्थीसिया का जो ये टर्म है, इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था लुंडी ने और वाटर ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, किसको, बैलेंस्ड एनेस्थीसिया होता है। देखिए, बैलेंस्ड एनेस्थीसिया में यहाँ पर एक ट्राइड आता है, ठीक है। इस ट्राइड में एक होता है हमारा एनाल्जेसिया, एक होता है एमनेसिया और एक होता है मसल रिलैक्सेशन। ये क्या है, बैलेंस्ड एनेस्थीसिया का एक ट्राइड है, या कहें थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स जो क्या करती हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स करती हैं बैलेंस्ड एनेस्थीसिया को। पहला है एनाल्जेसिया, मतलब पेशेंट्स को सर्जरी के दौरान कोई भी पेन नहीं होना चाहिए, पेनलेस सर्जरी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है एमनेसिया, उस पर क्या प्रोसीजर हुआ है, उसकी क्या सर्जरी हुई है वो उसको पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। पेशेंट्स पर क्या सर्जरी हुई, अगर उसको वो पता है तो इसका मतलब जीए आपका सही नहीं था, आपका जीए का जो इफेक्ट है वो अचीव नहीं हुआ। तो दो जो बैलेंस्ड एनेस्थीसिया में तीन चीजें बताई हैं मैंने आपको। पहला है एनाल्जेसिया, उसको पेन नहीं होना चाहिए, पेनलेस सर्जरी होनी चाहिए। दूसरा पासिंग लॉस ऑफ मेमोरी, या जो भी उसको सर्जरी के दौरान प्रोसीजर उस पर हुआ है वो उसको याद नहीं रहना चाहिए।
और तीसरा है मसल्स रिलैक्सेशन, पूरी तरह से पेशेंट्स क्या होना चाहिए, मसल्स उसकी रिलैक्स होनी चाहिए, एब्डोमिनल मसल्स हो चाहे लैरिंजियल मसल्स हो, क्योंकि सर्जरी के दौरान अगर मान ली कोई एब्डोमिनल सर्जरी है तो एब्डोमिनल मसल्स एकदम रिलैक्स होनी चाहिए, जो सर्जन के लिए काफी फायदेमंद रहता है, तो वो इजीली उसमें अपना काम कर पाते हैं। तो ये तीन चीजें जो है जब अचीव हो जाती हैं, एनाल्जेसिया, एमनेसिया और मसल्स रिलैक्सेशन, तो जब ये तीनों अचीव हो जाते हैं तो इस कंडीशंस को हम बोलते हैं कि हाँ अब ये बैलेंस्ड एनेस्थीसिया है। वही यहाँ पर बताया गया है कि एनाल्जेसिया, एमनेसिया, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस और मसल्स रिलैक्सेशन, ये क्या है, दीज आर द या मैं कहूं दीज आर द फैक्टर विच कॉन्स्टिट्यूट्स द बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हैं, इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। इसको इंट्रोड्यूस किया था लुजियन क्वार्टर। चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए, जो अब पेशेंट्स को जब भी जीए दिया जाता है तो होता क्या है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, बीइंग ए टेक्नीशियन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स हैं, या आप नर्सिंग ऑफिसर्स हैं तब भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि जब भी जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उस दौरान क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। इससे आपके लिए फायदा ये होगा कि जब भी आप इंटूबेट करा रहे हैं पेशेंट्स को, या जब भी जीए दिला रहे हैं किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशंस में आप जो है ऑलरेडी प्रिपेयर रहेंगे उन सारी चीजों के लिए, क्योंकि जब आपको स्टेप्स पता होंगे तो आप क्या करेंगे, उन सब चीजों को पहले से प्रिपेयर कर चुके होंगे, आपका माइंडसेट पूरी तरह से पूरा तैयार होगा कि अब आगे क्या होना। तो इसमें काफी ज्यादा आपकी जो क्या है पोटेंशियल है वो उभर कर सामने आती है। ठीक है, और आपकी कैपेबिलिटी निखर कर सामने आती है। तो इसलिए आपको ये सारे जो स्टेप्स हैं जनरल एनेस्थीसिया के, ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है, देखिए इन सब स्टेप से जाने पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक टर्म होता है पीएसी। ठीक है, पीएसी का मतलब होता है प्री एनेस्थेटिक चेकअप। ठीक है, ये होता है प्री एनेस्थेटिक चेकअप। जब भी पेशेंट्स को जीए देना है उससे पहले एक पीएसी कराया जाता है, जिसको प्री एनेस्थेटिक चेकअप बोलते हैं। उसमें जो एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट होते हैं वो पेशेंट्स का एग्जामिनेशन करते हैं, और एग्जामिनेशन के बाद अगर उनको लगता है कि पेशेंट इज फिट फॉर सर्जरी तो वो अलाउ करते हैं पेशेंट्स को जीए देने के लिए। ठीक है, अब पीएससी में क्या क्या एग्जामिनेशन किया जाता है वो मैं आगे किसी क्लास में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझेंगे इन जीए देने से पहले क्या जो एक आवश्यक चीज है वो होती है पीएससी। पेशेंट का पीएससी जरूर होना चाहिए। तो पीएससी के बाद मान लीजिए पीएससी में डॉक्टर ने पेशेंट्स को फिट कर दिया, तो फिट करने के बाद जब पेशेंट्स ओटी में आएगा तो उस दौरान पहला टर्म आता है, क्या आता है, पहला टर्म आता है हमारा प्री मेडिकेशन का। प्री मेडिकेशन देखो है क्या, प्री मेडिकेशन का मतलब ये है कि आप पहले कुछ दवाइयां देंगे जो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे पेशेंट्स की उसको फिट रहने में। तो प्री मेडिकेशन में सबसे पहले आता है आपका, आपने क्या देना है, ठीक है, एक एमनेसिया के लिए देना है कुछ। ठीक है, इसमें हमारा बेंजोडाइजेपाइंस आते हैं। एमनेसिया तो यहाँ पर मैं नहीं कहूंगा, सॉरी माफ कीजिएगा। पहले आपको मान लीजिए देना है, प्री मेडिकेशन में आता है एंजाइटी का। ठीक है, कोई भी पेशेंट्स हो, जब उसका सर्जरी होना होता है तो काफी एंशियस होते हैं पेशेंट, तो वहां पर हमें क्या जरूरत होती है, पेशेंट की एंजाइटी को रिलीव करने के लिए। ठीक है, एंजाइटी के बाद दूसरा आता है कि पेशेंट्स को हम कुछ एनाल्जेसिया भी देते हैं पहले। ठीक है, तीसरा आता है पेशेंट्स को क्या देते हैं, एंटीएमेटिक देते हैं। एंटीएमेटिक का मतलब होता है जो क्या कर रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं वोमिटिंग को रोकते हैं। ठीक है, एंटीएमेटिक मतलब जो वोमिटिंग को रोकेगा, जिसमें आपके दो ड्रग आ जाते हैं। पहला आ जाता है ऑनडाइनसेट्रॉन, ठीक है, सुना भी होगा आपने, जिसको एमसेट बोलते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा मेटाक्लोरपेमाइड, मेटा, सॉरी यहाँ पर स्पेस कम है, एक मिनट कीजिए जरा, इधर लिखता हूं। देखो, दूसरा जो हमारा एंटीमेटिक है वो आ जाता है मेटाक्लोप्रेमाइड। ठीक है, इसको पेरिनॉम बोलते हैं। तो ये आप दोनों नाम ध्यान रखेंगे। मेटाक्लोप्रेमाइड का दूसरा नाम पेरिनॉम, ऑन्डानसेट्रॉन का दूसरा नाम क्या होता है, एमसेट होता है। तो ये जो दो ड्रग हैं इनको हम यूज करते हैं प्री मेडिकेशंस में, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एंटीएमेटिक ड्रग दी जाती हैं। कब, प्री मेडिकेशन में। एनाल्जेसिया के लिए दिया जाता है, इसमें हमारे ओपियोइड्स आ जाते हैं, फेंटानिल, मॉर्फिन वगैरह इसमें आ जाते हैं। एंजाइटी के लिए हम क्या देते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स यूज करते हैं, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स में अगर मैं कोई ड्रग एक बताऊं तो आप जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है मिडाजोलम, जो क्या करता है, एंजाइटी को दूर करता है। या फिर हम बोल सकते हैं अल्प्राजोलम। ये क्या करते हैं, ये बेंजोडाइजेपिन्स में आते हैं और प्री मेडिकेशंस में यूज किए जाते हैं टू रिलीव द एंजाइटी,
टू रिलीव द पेन, टू रिलीव द, या हमें कहें कि एंटीमाइटिक, एज ए एंटीमाइटिक ये सारे ड्रग क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। और प्री मेडिकेशन में एक ड्रग और दी जाती है जो काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जिसको बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक। देखिए एंटीकोलिनर्जिक क्या होते हैं, वो ड्रग होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब जब आप इंटूबेट करने जा रहे हैं, पेशेंट्स को जीए देने जा रहे हैं, तो ये जरूरी बनता है कि पेशेंट्स के सिक्रीशंस जो हैं वो कम से कम हो, क्योंकि एस्पिरेशन के चांसेस फिर कम हो जाएंगे अगर सिक्रीशंस कम होंगे तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पर पेशेंट्स को प्री मेडिकेशन में एंटीकोलिनर्जिक भी कई बार देना पड़ता है अगर पेशेंट्स को सिक्रीशंस हैं तो एंटीकोलिनर्जिक की अगर बात करें तो एक इंजेक्शन होता है ग्लाइकोपाइरोलेट। ठीक है, जो इंजेक्शन ग्लाइकोपाइरोलेट है, ठीक है, ये ग्लाइकोपाइरोलेट, इसको शॉर्ट में ग्लाइको भी बोलते हैं, ये एक एंटीकोलिनर्जिक की तरह काम करता है, या इसको हम प्रेफरेंस देते हैं ओवर किसके, एट्रोपिन को। दोनों दवाइयां एंटीकोलिनर्जिक के रूप में यूज की जा सकती हैं, लेकिन प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, ग्लाइकोपाइरोलेट को प्रेफरेंस दिया जाता है, एट्रोपिन को एज एंटीकोलिनर्जिक हम नहीं देते। ठीक है, अगर ग्लाइकोपाइरोलेट दे सकते हैं तो ये जो हमारे ड्रग थे जो हमने क्या करना है, प्री मेडिकेशन में देने होते हैं पेशेंट्स को नाइट बिफोर द सर्जरी। मान लीजिए कल सर्जरी होनी है तो आज नाइट में और मॉर्निंग तक इनको ये ड्रग पेशेंट्स को दिए जाते हैं, तो ये सारा कहा जाता है प्री मेडिकेशन। ठीक है, अगला आता है प्री ऑक्सीजनेशन। प्री ऑक्सीजनेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए प्री ऑक्सीजनेशन का जो बेसिकली एम होता है वो ये होता है कि जब भी आप प्रोसीजर कर रहे होते हैं, इंडक्शन कर रहे होते हैं या इंटूबेट कर रहे होते हैं, उस दौरान कुछ टाइम लग जाता है लैरिंजोस्कोपी में, तो उस दौरान पेशेंट्स को क्या हो, डिसैचुरेट ना हो, उसका ऑक्सीजन रिजर्व इतना होना चाहिए कि क्योंकि जब भी हम इंटूबेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम कोई डायरेक्टली ऑक्सीजन उसको डिलीवर नहीं हो रही होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्री ऑक्सीजनेशन करते हैं। उसको प्री ऑक्सीजनेशन लगभग कितनी देर करना चाहिए, कम से कम जो है ये 3 मिनट जो है प्री ऑक्सीजनेशन किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को ऑक्सीजन कर रहे होते हैं। इस प्री ऑक्सीजनेशन को कई बार पूछ लिया है एग्जाम में कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द प्री ऑक्सीजनेशन, तो इसको हम बोल देते हैं डिनाइट्रोजनेशन। क्या बोल देते हैं, डिनाइट्रोजनेशन। रीजन क्यों डिनाइट्रोजनेशन बोलते हैं तो वो मैं आपको बताऊं कि एनवायरमेंट में क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था कुछ क्लासेस में, 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके बाद 78% क्या होता है आपका, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ये परसेंटेज होती है एनवायरमेंट में। हम क्या कर रहे हैं, प्री ऑक्सीजनेशन कर रहे हैं और हम पेशेंट्स को दे रहे हैं 100% ऑक्सीजन। 100% ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो जो पहले तो जो इनहेल कर रहा था एयर, उसमें उसका 21% ऑक्सीजन जा रहा था। अब हमने क्या कर दिया, 100% ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया, तो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अंदर नहीं जाएगा, तो एक तरह से जो आरबीसीज होंगी, जो हमारा हीमोग्लोबिन होगा, वहां पर से क्या होगा, अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होकर खत्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिनाइट्रोजनेशन। ये तो प्री ऑक्सीजनेशन में हमने क्या किया, 3 मिनट पेशेंट्स को 100% ऑक्सीजन देते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन रिजर्व हो जाता है। और रिजर्व किस फॉर्म में होता है, रिजर्व होता है ये फॉर्म में एफआरसी। ठीक है, एफआरसी इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो ये है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना लंग्स में जो एयर बच जाता है उसको बोलते हैं एफआरसी। ये नॉर्मली जो है 250 ml होता है एफआरसी। तो एफआरसी आप समझ गए, जब भी प्री ऑक्सीजनेशन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम एफआरसी को अचीव कर रहे होते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो 250 ml है। ठीक है, ये होता है कि अमाउंट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो प्री ऑक्सीजनेशन आपने यहाँ पर समझा। प्री ऑक्सीजनेशन क्या था, इसमें हम पेशेंट्स को जो है ऑक्सीजनेट कर रहे होते हैं पहले, जिससे कि जब हम इंटूबेट कर रहे हैं जिस टाइम, उस टाइम जो है ये सारी समस्याएं हमें ना देखने को मिले, पेशेंट्स हमारा डिसैचुरेट ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, प्री ऑक्सीजनेशन हमने यहाँ पर कर दिया। आइए आगे देखते हैं, अगला हमारा है इंडक्शन। इंडक्शन में हमने क्या करना है, इंडक्शन में हमारे जो ड्रग्स हैं इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स, जिसमें जो आइडली यूज किया जाता है वो हमारा होता है या तो हम यूज करते हैं प्रोपोफोल को ज्यादातर, या जो ज्यादातर यूज होता है वो होता है थायोपेंटोन। और अगर कोई कार्डियक पेशेंट है तो कार्डियक पेशेंट के केस में हम क्या यूज कर लेते हैं, इटोमिडेट यूज कर लेते हैं। तो प्रोपोफोल, थायोपेंटोन एंड इटोमिडेट ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाले ड्रग हैं किसके लिए, इंडक्शन के लिए। इंटुबेशन मैं आपको पहले बता भी चुका हूं और आगे जो क्लासेस आएंगे उनमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होता है इंटुबेशन का, किस तरह से ट्यूब डालनी चाहिए। तो यहां पर आपने देखा कि पहला स्टेप था
जनरल एनेस्थीसिया में प्री मेडिकेशन, फिर प्री ऑक्सीजनेशन, इंडक्शन, इंटूबेशन, फिर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपको समझाऊंगा यहाँ पर। मेंटेनेंस का मतलब हो गया कि आपने जब पेशेंट्स को इंड्यूस कर दिया, पेशेंट्स को जीए दे दिया गया है, फिर आपको वो मेंटेन रखना होगा। तो मेंटेन में हम क्या करते हैं, जो जब भी आप एनेस्थीसिया को मेंटेनेंस की बात आएगी तो यहाँ पर क्या होता है, मेंटेन में जो कंट्रोल्ड होता है एक, ठीक है, कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ किसकी, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, प्लस इनहेलेशनल एजेंट की, ठीक है, और प्लस नॉन डिपोलराइजिंग मसल्स रिलैक्सेंट, ठीक है, एनडीएमआर। इनकी जब हम ये इनका कंट्रोल्ड वे में जब पेशेंट्स को डिलीवर किया जाता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि आप सारा मसल्स रिलैक्सेंट उसको आप बहुत ज्यादा दे दें, कम दे दें, इसकी एक अपनी एक कैलकुलेटेड डोज होती है, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से वो दी जाती है। इनहेलेशनल एजेंट्स का भी कैलकुलेशंस होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो आपको पता है। तो इस तरह से हम उसको क्या कर रहे होते हैं, अपना जो पेशेंट्स को जीए दिया है, जो होल सर्जरी 4 घंटे की सर्जरी है, 5 घंटे की सर्जरी है, वो हमको पूरा मेंटेन करके रखना होगा। रिवर्सल का मतलब होता है जो भी हमने मसल्स रिलैक्सेंट दिया, जो भी हमारी मसल्स रिलैक्स हुई, उससे वापस लाना है मसल्स को नॉर्मल स्थिति में। इसको हम बोल देते हैं रिवर्सल, जिसमें हम जो है अपना क्या नाम है, नियोस्टिकमाइन वगैरह यूज करते हैं ग्लाइकोपाइरेट मिला के। तो इससे हम रिवर्सल करते हैं। और फाइनल है, अगला स्टेप है एक्सट्यूबेशन। स्टार इसलिए लगाया है कि जरूरी नहीं है आपने जिस जिस पेशेंट को जीए दिया है उसका सेम डे एक्सट्यूबेशन हो जाए, हो सकता है कि उसको थोड़ा सा वेंटिलेटर पर रखना हो। तो इफ द पेशेंट इज एबल टू एक्सट्यूबेट, तो आप वहां पर क्या करें, उसको एक्सट्यूबेट कर दीजिए। एक्सट्यूबेट के साइन की मैं बात करूंगा, क्या क्या साइन होते हैं। एक्सट्यूबेट में कई सारे जो है पेशेंट्स के सिम्टम्स देखने होते हैं। मान लीजिए अब आप उसका हेड उठा के देखना होता है, पेशेंट्स को बोला जाता है कि आप हेड उठाइए। अगर वो 5 सेकंड तक हेड उठा के रखता है, टंग्स अपना प्रोट्यूड कर पा रहा है बाहर अच्छे से, और पैर को उठा पा रहा है अगर 4-5 सेकंड तक, तो ये सारी चीजें अगर आप देखने को मिल रही है। या फिर मैं बात करूं टॉफ की, जो टॉफ की वैल्यू है 0.9 से अगर ऊपर आ रही है, तो इस केसेस में हम जब पेशेंट को एक्सट्रूबेट कर सकते हैं। ये इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ओटी में काम कर रहे हैं, आप चाहे नर्सिंग ऑफिसर हैं, चाहे आप टेक्नीशियन हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, तो ये अगर स्टेप्स आपको पता है तो आप इजीली हैंडल कर पाएंगे किसी भी जीए के केसेस को, और सारी प्रिपरेशन आप पहले ही कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो आते हैं ड्रग है हमारा थायोपेंटोन, जो हम इंडक्शन में यूज कर रहे हैं, तो इसको समझते हैं। सबसे पहला कि थायोपेंटोन की जो कैटेगरी होती है वो क्या है, दिस इज द बारबिट्यूरेट्स। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा बारबिट्यूरेट्स होता है। इसको डिस्कवर्ड किसने किया था थायोपेंटोन को, वही थायोपेंटोन वाज डिस्कवर्ड बाय द वाटर एंड लुंडी। ठीक है, केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम इथाइल थायोबारबिट्यूरेट। देखिए मैं इसकी अभी केमिकल उस पर नहीं जाऊंगा। थायो ग्रुप जहां पर भी लगा होता है ना, उसका मतलब होता है सल्फर। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझें कि कई बार डीएसएसबी ने पूछा है, जैसे एम्स के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द थायोपेंटोन, तो सोडियम इथाइल थायोबारबिट्यूरेट इज द केमिकल नेम ऑफ द, किसका नाम है, ये थायोपेंटोन का नाम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, जब भी आप ओटी में जाएंगे आप देखेंगे थायोपेंटोन की जो वायल होती है वो अवेलेबल होती है एक येलो अमोफस पाउडर, एक पाउडर की फॉर्म में जो होता है, क्या थायोपेंटोन की वायल होती है, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 0.5 ग्राम, एंड 1 ग्राम वायल जो है अवेलेबल होती है, आपको देखने को मिल जाएगी। जिसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, 20 ml ऑफ स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन उसमें ऐड कर दिया जाता है, और जो सॉल्यूशन बनकर तैयार होता है वो स्टेबल नहीं होता। इसलिए जब भी आप थायोपेंटोन आपने तैयार कर दिया, थायोपेंटोन आपका बन के तैयार है, तो विद इन 48 आवर्स आपको भी यूज करना ही करना है। ठीक है, और इसको जो है प्रिपेयर नहीं करना चाहिए किसके साथ, रिंगर लैक्टेट के साथ इसको प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर आप रिंगर लैक्टेट जो फ्लूइड होता है, तो उसके साथ अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो वहां पर उस केस में हो सकता है प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिले, क्योंकि एक एसिडिक होता है, एक का नेचर बेसिक होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम थायोपेंटोन को कभी आरएल में जो है डाइल्यूट नहीं करते, हमेशा हम इसको डाइल्यूट करेंगे किसमें, नॉर्मल सलाइन में, या फिर कहें तो स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन जो आता है उसमें। ठीक है, तो ये था हमारा थायोपेंटोन की यहाँ पर प्रॉपर्टी। अगला इसकी कुछ सिस्टमिक इफेक्ट है। थायोपेंटोन जब भी पेशेंट को दिया जाता है तो क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, इससे आपको एक ये आइडिया लग जाएगा कि ओटी में जब भी पेशेंट आता है तो आप क्या करें। सबसे पहले आप जो है पेशेंट्स का जो ओटी लिस्ट आता है वहां पर आप पेशेंट्स का डायग्नोसिस देखेंगे। डायग्नोसिस के बाद कौन सी सर्जरी प्लान की गई है वो देखेंगे। उससे आपको एक ये आइडिया लग जाएगा कि पेशेंट्स का स्टेटस क्या है, पेशेंट्स की ओल्ड जो है हिस्ट्री क्या है। उस हिस्ट्री के बेस पे आप जो है अपना ड्रग जो है बिना किसी एसआर से, बिना किसी पीजी से, बिना किसी जो भी सीनियर कंसल्टेंट वगैरह उनसे पूछे आप ड्रग प्रिपेयर करके अपना रख सकते हैं। प्रिपेयर इन द सेंस आप वहां पर अवेलेबिलिटी उसको इंश्योर कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आता है कि जो थायोपेंटोन का जो इफेक्ट होता है वो कहाँ होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट है उसे देखेंगे। देखिए अनकॉन्शियसनेस जो होती है थायोपेंटोन देने के बाद वो 15 सेकंड में जो है प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम डेप्थ जो है 60 सेकंड के बाद देखने को मिलेगी। ठीक है, आप किसी को थायोपेंटोन दिया तो 15 सेकंड में जो है उसका अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा पेशेंट, और उसकी मैक्सिमम डेप्थ 60 सेकंड में मिल जाएगी। दूसरा, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है थायोपेंटोन की, एंटी कन्वल्जेंट एक्शन होता है। एंटी कन्वल्जेंट का मतलब है पेशेंट्स को अगर फिट्स आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है एंटी कन्वल्सिव होती है, ये रोकता है उन सारी चीजों को। इसीलिए क्या होता है, और ये होता क्यों है, क्योंकि इस पर फिनाइल ग्रुप लगा रहता है, किस पर, थायो पर। Convulsions not responding to other anticonvulsants are controlled with the thiopentone। अगर मान लीजिए किसी को पेशेंट्स को फिट्स आ रहे हैं, कन्वर्जेंस वहां देखने को मिल रहे हैं, तो कोई भी दवाई से अगर नहीं रुक रहा है तो आप थायोपेंटोन जब यूज करेंगे तो डेफिनेटली थायोपेंटोन से वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट देखने को मिलता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, ये जो थायोपेंटन है हाइपोटेंशन कॉज करता है। हाइपोटेंशन कॉज कर रहा है तो मतलब पेशेंट्स अगर जिसका बीपी पहले से कम है, हाइपोटेंसिव पेशेंट्स है, उसकी हिस्ट्री में हाइपोटेंशन लिखा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि थायोपेंटन उस केस में शायद यूज ना किया जाए, तो आप प्रोपोकोल वहां पर रेडी रखेंगे। तो इस तरह से आपको एक आइडिया लग सकता है कि भाई कौन सी ड्रग मुझे यहाँ पर रेडी रखनी है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है, इससे ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलते हैं, लैरिंजोस्पाज्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, कब, जब आप मान लीजिए आपने पेशेंट्स को थायोपेंटोन दिया और वो उसका डेप्थ अभी तक अचीव नहीं हुआ, आपने इंटुबेशन शुरू कर दिया, तो उस केस में उसको ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह देखने को मिल सकता है। आई पर ये आईयूपी इंट्राओक्युलर प्रेशर को कम करता है। तो ये सारे इसके इफेक्ट से, इन इफेक्ट से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि पेशेंट्स के लिए हमें कौन सा ड्रग जो है प्रिपेयर करना है, कौन सा ड्रग यूज करना है। डोज एंड रिकवरी को समझ लेते हैं, वैसे हमारे काम का नहीं है तो पर फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। जो डोज होती है थायोपेंटोन की वो 5 mg पर केजी बॉडी वेट होती है। कितना होता है, 5 mg पर केजी बॉडी वेट होती है। इसको आप याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ऑल्दो कॉन्शियसनेस जो है पेशेंट्स को वो रिगेन्ड हो जाती है 15 मिनट्स ड्यू टू रिडिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्शियसनेस जो है 15 मिनट में पेशेंट्स को दोबारा रिगेन हो जाता है थायोपेंटोन में। और जो पूरा हाफ लाइफ है ड्रग की वो 10 to 12 आवर्स होती है। इसलिए जो पेशेंट्स है उसको अगर आपने थायोपेंटोन ओटी में दिया है तो 24 घंटे तक ये बोला जाता है कि आप कोई भी ऐसा ड्राइविंग जैसा कोई काम ना करें जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता हो। तो ये तो जो था हमारा थायोपेंटोन का बारे में मैंने आपको बताया था। जनरल एनेस्थीसिया के बारे में आपको बता दिए क्या जनरल एनेस्थीसिया होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता रहेंगी तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और बने रहिए मेरे साथ इसी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।